उसके अंदर टेलीकॉम को भी डाल लें, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी डाल लें, ये चीजें जेनरिक है। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जाते कहाँ हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर्स, या आपको पता है देयर आर 3 फील्ड्स जो बेसिक मदर फील्ड्स है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपस में इंटरचेंज होती है, लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि किसी भी कंपनी के अंदर ये रोल्स आपस में इंटरचेंज उस वक्त होते हैं जिस वक्त जो है वो किसी को छुट्टी पे जाना होता है। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल वाले का भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए और मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल वाले का भी काम आना चाहिए, राइट? सो ये दोनों रोल्स इंटरचेंजेबल हैं और होंगे। आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब ये जो मैं बात करूंगा ये सारे डिसिप्लिन के लिए, सिवाय कंप्यूटर साइंसेस के, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक आगे एक हमने स्लाइड बनाई है। सो इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री में सारे जाते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर के लोग, ये सब जाएंगे। अब आइंदा आने वाले दौर में जो आईटी के लोग होंगे, उनकी जो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अच्छा बाय द वे, मैं जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं ना, और मैकेनिकल वाले भी जो बच्चे, इनको मैं ये कहूंगा कि थोड़ी बहुत कोडिंग की ना नो हाउ आपको भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जी जिसको मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और व्हेन आई वाज इन एनईडी, तो मैं सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। मैंने डिपार्टमेंट स्विच किया और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरा शौक हमेशा से कोडिंग रहा, मुझे प्रोग्रामिंग का शौक हमेशा से रहा, ये मुझे अपनी स्कूल लाइफ से था। तो मुझे एक एज हमेशा इंडस्ट्री में ये मिलता है कि मेरी प्रोग्रामिंग साइड बहुत पावरफुल है, और मैं अपना वो जो एरिया है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की साइड को फ्रंट एंड कहते हैं, उसके अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती, उसकी वजह ये कि मैं इस डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ये टूल्स का पता है कि कैनवा पे जाके बेसिक काम कैसे हो सकते हैं। सो मेरा कोई काम रुकता नहीं है इस वजह से कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। कभी अगर मुझे कोई अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप ये देखेंगे जितनी भी स्लाइड्स बनी हुई है, ये सारी की सारी मैंने कैनवा पे बनाई है आप लोगों के लिए, राइट? मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, ना ही मैं कोई आईटी में मैंने कोई बैचलर्स किया हुआ है। मैं आप लोगों की तरह एक सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, बट मैंने ये सारे टूल्स सीखे हैं बिकॉज इनको सीखना बहुत आसान है, इसके अंदर कोई डीप लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो जितने भी आप बच्चे यहाँ मौजूद है, मैं सबको एक जेनेरिक डिसिप्लिन में कंसिडर करता हूँ। क्यों कंसिडर करता हूँ? उसकी वजह ये है कि थोड़ा थोड़ा सबको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे अपनी जिंदगी में जाके फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइंदा जो दौर आने वाला है वो दौर है डाइवर्सिटी का। मिसाल के तौर पे अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस इंटर्नशिप के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर साइंसेस के भी बच्चे मौजूद हैं। नाउ इमेजिन, ठीक है, कंसिडर अ सिचुएशन, कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे मौजूद हैं, जिस वक्त यहां से ये पास आउट हो के फील्ड में जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इनको बेसिक इन चीजों की नॉलेज होगी? यस ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, तो जब इनको ये नॉलेज होगी तो ये दूसरे लोगों को जाके सुपरसीड कर पाएंगे। अब मिसाल के, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी बच्चा, मे बी अहमद नाम है एक बच्चे का, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बच्चा मौजूद है, राइट? अब आई एम पुटिंग यू इन अ सिनेरियो कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको आगे चल के इस चीज के अंदर इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होगा, विच इज नॉट गुड। ठीक है, अगर आपका, अच्छा जी हमजा मलिक साहब कह रहे हैं सर दिस इज हाँ, अब देखो एक बच्चा है हमजा मलिक, वो ये कह रहा है कि आईओटी जो है ना वो मैकेनिकल वालों को भी पढ़ाई जा रही है और पाइथन भी उनको सिखाई जा रही है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू। देखो आईओटी तो समझना हर किसी के लिए बेइंतहा जरूरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का है, चाहे वो टेक्सटाइल का है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है। अगर आपने आईओटी के सिस्टम्स को नहीं समझा ना, तो समझ लें कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो आईओटी से बहुत आगे की बात करता हूं, लेकिन बेसिक आईओटी की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि आईओटी है क्या, और इंडस्ट्रियल आईओटी क्या है, और इंडस्ट्रियल आईओटी के बाद जो अगली चीज आ रही है, एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वो इनकी आगे की एक फील्ड है, वो क्या है। अब आपको उस पे जाना है। आईओटी का मैं आपको बेसिक लेवल पे लेके जाऊंगा और उसके बाद हम उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। आईओटी बेसिकली क्या है कि आपके पास
ये बेसिक कुछ डिवाइसेस हैं, आर्डिनो और रास्पबेरी पाई है, ठीक है? इनको आप अपने डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं और इनके अंदर आप इनकी लाइब्रेरीज ऐड करके जो इनकी डिफरेंट एप्स हैं जिसके साथ ये कंपैटिबल हैं उनके थ्रू और क्लाउड के थ्रू आप इनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड आईओटी और ये बड़ी बेसिक सी चीज है। इसके हर सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज भी हो रहे होते हैं। थिंग्स रोंग एकेडमी है एक अच्छी चीज जो है ना, जो अगर आपको पढ़नी चाहिए, जो समझनी चाहिए, दैट इज रास्पबेरी पाई। ठीक है, रास्पबेरी पाई एक बेहतर चीज है, आर्डिनो से बहुत आगे की चीज है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली चीज है। और रास्पबेरी पाई और आईओटी का जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो है नोड रेड। बहुत आसान सा प्लेटफॉर्म है, लिख लीजिए NODERED के नाम से नोड रेड है। इसको इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये आपने खुद करना है नोड रेड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि नोड रेड इतना आसान है, जिस तरह से अगर आपने किया हो तो सिमुलिंक था, मैटलैब था, उसके अंदर मॉड्यूल्स बने हुए थे। ठीक है, और उसके अंदर आप मॉड्यूल्स को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, रास्पबेरी पाई के साथ आप उसको कनेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इजी। रास्पबेरी पाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आगे चल के एज अ आईओटी गेटवे यूज होती है। ठीक है, वो बहुत सारे क्लाउड्स के साथ कंपैटिबल है। सो रास्पबेरी पाई क्योंकि थोड़ी सी महंगी है तो मैं सबको कहता नहीं हूँ कि रास्पबेरी पाई खरीदें, लेकिन आईओटी की फील्ड के अंदर उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स उसका इंपॉर्टेंट लेना देना है। ठीक है जी, तो चले आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इंडस्ट्री में हर किसी की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट्स के पास मैकेनिकल के भी लोग होते हैं, सिविल के भी लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिकल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। पावर जनरेशन कंपनी जो होती है उसके पास सब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की यूटिलिटी है। इसी तरह आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चर, हर जगह पे हर डिसिप्लिन की जरूरत है। सो ये जेनेरिक है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा, जब जो इंजीनियर्स को फील्ड्स मिलती हैं वो क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आपका अगले वीक का टास्क मैं आपको बता दूं क्या है। अगले वीक का टास्क ये है कि आप लोगों को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स ठीक करनी है। आपको जो को टीम लीड्स हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ठीक करनी है और जितने भी ये हो रही है ना, ये आपको स्लाइड्स नजर आ रही है, इसके आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने सेशन की फीडबैक लिंक्डइन के ऊपर देनी है, ताकि सबको ये पता चले कि आप क्या लर्न कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप ये जरा देखें कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को जॉब किस तरह की मिलती है। रिलायबिलिटी इंजीनियर, HSE इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑफ कोर्स प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। देखो, ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है और इसके अंदर हर इंजीनियर फिट होता है, चाहे वो बायोमेडिकल है, चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है। पिछले दिनों, आप में से पता नहीं कितने लोग कराची में हैं, पिछले दिनों मैं इंडस हॉस्पिटल में था, उनकी जो सप्लाई चेन की टीम थी उनसे मेरी मुलाकात हुई। सो उनकी टीम के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी थी इटसेल्फ। एक मैकेनिकल का बंदा बैठा हुआ था, एक बायोमेडिकल का था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का था, एक इलेक्ट्रिकल का था और डिफरेंट डिसिप्लिन से थे। तो सारे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि यार ये आप लोग कि हाँ, ये इस तरह की डाइवर्सिटी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि जी अब आप देखिएगा कि हर कंपनी जो है ना, सप्लाई चेन में इंजीनियर ही ले रही होती है। तो ये बात, उसके बाद जब हमारी जिनको के अंदर कुछ शुरू की जो इंटर्नशिप थी, उसके अंदर जितने भी लड़कियां थी वो सारी की सारी टॉप मल्टीनेशनल में आज सप्लाई चेन में, कुछ रैकेट में है, कुछ इफ्को में है, कुछ गेट्स फार्मा में है और इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट कंपनी में वो एज अ सप्लाई चेन इंजीनियर या वो प्रोक्योरमेंट इंजीनियर की फील्ड की डेजिग्नेशन के ऊपर वो वहां चली गई। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, मकसद कहने का ये है, बात करने का ये है कि आपको क्योंकि इन फील्ड्स के बारे में पता नहीं होता, इस वजह से जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। ठीक है जी, तो ये जरा जहन में रखिए कि इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत वास्ट है। प्रॉब्लम ये कि ये काम आपका है कि आप अच्छी इंटर्नशिप्स लें और वहां पे जाएं और उसके बाद वहां पे चीजों को लर्न करें। फिजिकल इंटर्नशिप्स अब मिलना शुरू हो गई, पहले नहीं मिलती थी कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी कम है, फिर भी बहुत कम है। ठीक है, तो जितनी भी ये ऑनलाइन इंटर्नशिप्स होती है ना, इनको आप लें, वीकेंड प्रोग्राम्स के ऊपर होती हैं और इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा कि इंजीनियरिंग की फील्ड्स कितनी ज्यादा हैं और कितनी बड़ी हैं। ठीक है, अच्छा जी,
उमैर खलील साहब कह रहे हैं कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन दीज फील्ड्स टू प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन इंजीनियर। देखो ये एक ही फील्ड है प्रोक्योरमेंट। सप्लाई चेन इज अ बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके अंदर देर इज वन ऑफ द एरिया इज प्रोक्योरमेंट, दूसरा इंपोर्ट्स, तीसरा लॉजिस्टिक्स, चौथा वेयर हाउस, इस तरह से होता है, ठीक है। और सना खलील गिरी व्हाट अबाउट मैकाट्रॉनिक इंजीनियर जॉब। भाई मैकाट्रॉनिक इंजीनियर जो है ना वो बड़े वर्सटाइल होते हैं। कैसे वर्सटाइल होते हैं? मैकाट्रॉनिक इंजीनियर को सॉफ्टवेयर वाला काम भी आता है, उसे कोडिंग भी आती है, उसे इलेक्ट्रिकल वाला काम भी आता है, और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम भी आता है, और उसे मैकेनिकल का भी पता होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैकाट्रॉनिक इंजीनियर का इंडस्ट्री में। अब अगर आपको इन चीजों में से ये सारी चीजें नहीं आती तो आप फिर मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते। देखो एक बात याद रखना, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल जी, कल मैंने कहा जी मैं तो मैकेट्रॉनिक इंजीनियर हूं। अब इंडस्ट्री की मुझसे एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे मैकेनिकल का भी पता है, मुझे 3D की चीजें भी आती हैं, मैकेनिकल लेआउट्स बनाने आते हैं, ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रिकल का भी पता है क्योंकि मेरी फील्ड मैकाट्रॉनिक्स है। तो मुझे इलेक्ट्रिकल का भी पता है और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मुझे IoT का भी पता है कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्ट करके क्लाउड तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे पता है। तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी अगर आप मैकाट्रॉनिक इंजीनियर हैं, ठीक है। सो अगर आप इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करते तो फिर जो है वो फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है वो आपको एक दूसरी तरह से देखेगी, ऑफ कोर्स, राइट। तो अच्छा जी, कुछ दूसरे बच्चे ये कह रहे हैं कि जी व्हाट अबाउट जो है वो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। देखो ऑटोमेशन की कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बेसिक इंजीनियरिंग है। ऑटोमेशन जो है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन ऑटोमेशन आजकल हर कोई सीख रहा है। क्यों? मैकाट्रॉनिक्स वाले तो ऑफ कोर्स करके ही आते हैं, मैकेनिकल वाले भी सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी सीखते हैं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी सीख रहे हैं। पिछले दिनों मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, सो आई सॉ अ न्यू फील्ड व्हिच इज BECS, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। सो ये बेसिकली फील्ड है जो कि आइंदा आने वाले दौर के इंजीनियर्स की डिमांड को फुलफिल करेगी। इस वजह से मैं आप सबको कह रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी मशीन है, क्योंकि आगे चल के हम सेंसर्स को भी पढ़ेंगे और सेंसर्स का डेटा कैसे ऊपर जाता है और किस तरह के डैशबोर्ड्स बनते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे जो मैकेनिकल के लोग हैं ना, मैकेनिकल यूटिलिटीज के लोग हैं, अभी आगे चल के हम बात करेंगे, उनका काम ये होता है कि जी किसी भी तरह की कोई प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मैकेनिकल की साइड के ऊपर चिलर्स आपके पास लगे होते हैं, HVAC सिस्टम होते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है। ओके, बच्चे क्या कह रहे हैं जी, आई वांट टू ऐड यू डाइवर्सिटी ऑफ द पॉइंट सेंटेंस। ओके गुड। अच्छा जी, तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिस्टम्स इंडस्ट्री के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। आइंदा आने वाला दौर जो है, मैं कोशिश करूंगा इस इंटर्नशिप में, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता, आपको एक डिजिटल ट्विन के अंदर हम लेके जाएंगे, जहां पे आप खुद एक इंडस्ट्री के अंदर बैठे बैठे मौजूद होंगे और आप खुद उसके पैनल्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स और उसकी मशीन्स के अंदर छेड़छाड़ एक सर्टेन लेवल तक कर रहे होंगे, ठीक है। इस इंटर्नशिप में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि उस सिस्टम को डेवलप करना इटसेल्फ इतना आसान नहीं है। आप लोगों के लिए एक डिजिटल ट्विन क्रिएट करना इज नॉट दैट इजी। अगर इस इंटर्नशिप में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये करेंगे कि उसके बाद वाली जो इंटर्नशिप होगी उसके अंदर आप डिजिटल ट्विन एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इस इंटर्नशिप की तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन इसके बाद शायद हम एक इंटर्नशिप इस नाम से क्रिएट कर दें कि इंटर्नशिप इन डिजिटल ट्विन। सो जब आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आए डिजिटल ट्विन का, जहां पे ये वर्ड आपको लिंक्डइन के ऊपर नजर आए, तो समझ जाना कि ये मैं उसी इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं या मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें आप यहां से वर्चुअली बैठे बैठे एक फैक्ट्री के अंदर चले जाएंगे और उस फैक्ट्री के अंदर आप विजिट कर रहे होंगे और आप उनके सारे के सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स को अपनी आंखों से देख रहे होंगे। ये सिस्टम बनेगा कैसे? ये सिस्टम बनता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसके पीछे कोडिंग होती है, और जो बच्चे कोडिंग के अंदर इसकी इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ मैं डिफरेंट बात किया करूंगा, जो कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनसे डिफरेंट बात होगी, ठीक है। सो कोशिश मेरी है कि मैं आपको इसी इंटर्नशिप में शायद मैं ले जाऊं, बट
आई कैन नॉट प्रॉमिस, क्योंकि देन अगेन इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप करना इतना आसान नहीं होता, बट हम AR बेस्ड चीजें इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने वर्किंग कर ली है। और मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि आपको बैठे बैठे विदाउट एनी कोडिंग ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड मोबाइल एप्स कैसे बनानी है, राइट? क्योंकि इस इंटर्नशिप के अंदर 70 to 80% ऐसे बच्चे जो कि कोडिंग सीख के नहीं आए, सो हम इसको ये भी डिस्कस करेंगे कि बगैर कोडिंग के मोबाइल एप्स कैसे बन सकती हैं जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है? सो आप लोग क्या करेंगे कि वो अपने हिसाब से वो एप्स बनाएंगे और उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी के होलोग्राम्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको अपने घर में किसी भी जगह पे यूज करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में यूज करेंगे, वेयर एवर यू वांट, राइट? सो हैविंग सेड दैट, दीज आर द रोल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को मिलते हैं। प्रोक्योरमेंट इंजीनियर जैसे मैंने कहा उसके अंदर लड़कियां बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि दैट इज अ वुमेन डोमिनेटिंग फील्ड। लड़के भी बहुत होते हैं लेकिन लड़कियों को भी बहुत प्रेफर किया जाता है। जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं उनके अंदर एक लड़का और दो लड़कियों को जरूर रखा जाता है, ठीक है? तो ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है आपके लिए। रिलायबिलिटी इंजीनियर ऑयल एंड गैस और प्रोसेस इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर भी होते हैं, वो भी आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर मिलेंगे। आगे चलते जी। फिर यस, जैसे मैंने कहा कि जी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लोग कंसल्टेंट साइड के ऊपर होते हैं, ठीक है? सो बच्चों, आई वांट यू टू सी दिस स्लाइड, ठीक है? और ये शायद आपको इतनी ज्यादा डीप नजर ना आ रही हो, लेकिन आई वांट यू टू सी दिस स्लाइड, ठीक है? और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, चाहे तो उसका चैट में जवाब दीजिएगा। टेक 3 minutes टू सी दिस स्लाइड और मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या समझ में आए जब मैं आपसे पूछूं। ओके जी, ये स्लाइड आपने देखी होगी ऑफ कोर्स। देयर आर सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंपनीज और जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाती हैं वो कंपनी जो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाती हैं, ठीक है? इन सब जगहों पे इंजीनियर्स की जरूरत है। अब इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे वो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या आप जो है वो मैकेनिकल हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या आप इलेक्ट्रिकल हैं, आपको अगर बेसिक पैटर्न डिजाइनिंग की कुछ चीजें आती हैं तो ये कंपनीज आपको रख लेंगी, ठीक है? आपको पता है इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी फील्ड जो है वो जिसके अंदर इंजीनियर्स अब बहुत ज्यादा जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज है ना उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट लगता है उसकी ट्रेडिंग कंपनीज मौजूद होती हैं। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो लोग यहाँ मौजूद होते हैं। उनका इक्विपमेंट दूसरे कंट्रीज से आता है और यहाँ पे वो अपनी सेल्स एंड सर्विसेज देती है। तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा उनको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं।
मैं जब पेल में था तो पेल ट्रांसफॉर्मर्स बनाती थी, और बल्कि अभी भी बनाती है, और मीडियम वोल्टेज पैनल बनाती है। तो मैं वहां पे एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर था। मेरा काम ये था कि मैं कस्टमर्स के पास जाता था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोगों से जाके मिलता था, और उन्हें बताता था कि उनके यहाँ जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट है लोड कैलकुलेशन के बाद वो कौन से वाली है, और फिर हम लोग उनको सेल किया करते थे। तो सेल्स इंजीनियरिंग की जॉब बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर लड़कियां भी बहुत ज्यादा आना शुरू होगी। उसकी वजह ये कि लड़कियों के अंदर, वैसे तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जो लड़कियां होती हैं बेचारी, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आ पाता, और वो इतना एक्सपोज भी नहीं होती थी। लेकिन रिसेंटली मैंने ये देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी है ना, उनके अंदर जितनी भी जो लड़कियां, उन्होंने बहुत ज्यादा सोसाइटीज को ज्वाइन किया, IEEE और डिफरेंट सोसाइटीज को ज्वाइन करने के बाद वो बच्चियां इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि उन्होंने जो फील्ड है सेल्स इंजीनियरिंग की, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर। वो लोग ये कहते हैं ना कि यार इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती, मैं नहीं मानता ये बात। सच्ची आपको बात बताऊं, मैं बैठे बैठे आपको 1000 कंपनीज लिंक्डइन पे दिखा दूंगा जिसके अंदर इंतहाई जॉब्स होंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाता है, और यूनिवर्सिटी नहीं बताती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम होते हैं तो हमें पता चलता है कि जॉब्स ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो बैंक्स में जो जॉब कर रहे हैं, वो कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई फलानी जगह जॉब कर रहा है। इट्स ओके अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, तो ये कोई, इट्स देयर इज नो हार्म। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जॉब्स बहुत है। ठीक है, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, और अगर आपको लगता है कि आईटी की फील्ड में पैसा ज्यादा है और यहाँ यू आर एंजॉइंग अ लॉट, तो ओके गो, यू कैन स्विच मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की साइड पे आ जाए। क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ना, उससे आगे ये सारी की सारी फील्ड्स ड्राइव हो जाएंगी, वहां से इमर्ज हो जाएंगी। ये सारी आपकी एआई और मशीन लर्निंग, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें ऐप डेवलपमेंट से आगे निकल जाएंगी। आपको नोड जेएस पे काम आना चाहिए, ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आगे यूज होता है। आपको सी शार्प पे थोड़ी बहुत, अगर देखो, सी पे तो प्रोग्रामिंग सबने की होती है ना, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग से क्यों ना हो, चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मैं ये बात नहीं मानता अगर कोई कहे कि जी सी पे प्रोग्रामिंग नहीं की। और अगर आपको सी पे प्रोग्रामिंग आती है तो आप हर तरह की प्रोग्रामिंग को आगे कर सकते हैं। बाकी सी के अलावा प्रोग्रामिंग जो है ना, सारी बड़ी आसान है। आप अगर सी शार्प की बात करें तो वो भी, मुझे तो वो बहुत आसान लगी है। ठीक है, आप VB.NET की बात करें तो वो भी आसान है, वो भी वैसे ही है। ठीक है, तो जो जो बेसिक फील्ड थी ना प्रोग्रामिंग की, वो आपने हार्ड कोर पढ़ ली होती है, जो कि सी है, बाकी सारी इजी है। ठीक है जी। तो इस स्लाइड की जब हम बात करते हैं, तो ये स्लाइड ये कहती है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो इन तीनों फील्ड्स में फिट हो सकता है। कौन सी? प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग, सेल्स इंजीनियरिंग और सर्विसेज इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर। भाई ये सारे के सारे जो है ना, वो ऐसा नहीं है, ये यूनिलैटरल है। ठीक है, इसमें लेडीज भी जा सकती हैं, जेंट्स भी जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप आज, यू गाइस आर वेरी लकी, आप आज ये सारी चीजें समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता। सो आप करें ये कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनाइए, और उसके बाद लोगों को कनेक्ट करना शुरू करें। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी बिल्कुल वैसी है जैसा हम फिजिकली, हमारी अपीयरेंस है। हम ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो नीट एंड क्लीन होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, और जो बात करने के काबिल होते हैं। अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर बड़ी फजूल किस्म की प्रोफाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर आपकी स्टूपिड किस्म की जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, सेल्फियां लेते वक्त, सिगरेट पीते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, जो है वो क्या नाम है, फूलों के पीछे खड़ी हैं लड़कियां, ठीक है, इस किस्म की तस्वीरें, लड़कियों ने अपने साइड पोज लगाए हुए हैं, लड़के जो है वो कोई शूटिंग कर रहा है, उसने पिस्टल के साथ पिक्चर लगाई हुई है। अगर कोई शादी पे है तो वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, पिक्चर लगाई हुई है। इस किस्म की इतनी वाहियात किस्म की मैंने तस्वीरें बच्चों की लिंक्डइन के ऊपर देखी है, जिसको देख के मुझे शदीद गुस्सा आता है। ठीक है, तो प्लीज लिंक्डइन के ऊपर अपनी बहुत प्रोफेशनल पिक्चर लगाइए। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर मैं आपका एक प्रॉपर सेशन लूंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। और खुदारा लिंक्डइन के ऊपर किसी को मैसेज मत किया करें, ठीक है, और ना ही वो लगाया करें लिंक्डइन के ऊपर जी ओपन फॉर जॉब, वो लिखा हुआ है ना आजकल, वो ग्रीन कलर की स्लाइड लगी होती है आपकी पिक्चर के साथ कि जी वो सीकिंग जॉब।
इस किस्म की हरकतें ना करें। लिंक्डइन इंतहाई डिसेंट किस्म का प्लेटफॉर्म है और 90% जॉब्स लिंक्डइन से ही मिला करती हैं लोगों को, सबको वहीं से मिलती हैं। तो प्लीज प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि लिंक्डइन के ऊपर किसी किस्म की कोई फजूल हरकत ना करें, क्योंकि आप जो है वो बैड बुक्स में आ जाएंगे। सेकेंडली, लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं आपको तलहा वकार, ये जो तलहा बच्चों प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कीजिए। तलहा वकार के नाम से आप एक प्रोफाइल देखेंगे, PALHAWAQAR। तलहा वकार इज द हेड ऑफ इंटर्नशिप ऑफ जिनको, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं। और ये बच्चा एवेंसियन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जबरदस्त कंपनी है, उसके अंदर जॉब करता है। मैं इसका नाम आपको लिख के दे रहा हूँ। इसकी जाके प्रोफाइल पिक्चर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्या होती है। ठीक है, हमजा ने पूछा कि जी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर कैसी, तो तलहा वकार की पिक्चर देख लें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, फरवा बतूल ये कहती हैं कि ऑन बोथ एंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर प्रेजेंट बट मेनी अदर इंजीनियर्स आर नीडेड द मिडल। ओके, फरवा बतूल कहना ये चाहती हैं कि भाई यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बाकी सारे किधर गए। देखो, मैंने ये एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाले। ठीक है, तो इसी तरह पे सॉफ्टवेयर साइजेस में जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है ना आपकी, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन ये सब के सब पाकिस्तान में लोकल लोग भी ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर, मेनली जो है वो सेल्स के लोग होते हैं, फिर ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स के लोग होते हैं, जो कि जो कस्टमर्स को प्रपोजल्स या जो उनकी प्रोक्योरमेंट देख रहे होते हैं, फिर एक कस्टमर सपोर्ट का बंदा होता है, फिर एक सर्विसेज का बंदा होता है। ये हर जगह पे ऐसे ही होता है। मैकेनिकल की कंपनीज में अगर किसी ने जाना तो ये अलाइट, कैटरपिलर, यस, ओरिएंट एनर्जी सिस्टम, एटलस कॉपको। और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन कंपनी जुबली कॉर्पोरेशन। मैं इस कंपनी में रहा हूँ, इससे अच्छी कंपनी लड़कियों के लिए तो कोई हो ही नहीं सकती। इतना सेफ इन्वायरमेंट, और इसकी जो ओनर है वो शी इज अ कैनेडियन लेडी, और शी रियली लाइक टू इनकॉर्पोरेट टैलेंटेड एंड यंग फीमेल इंजीनियर्स। ठीक है, तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए। ये बहुत अच्छी कंपनी है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे है। आप चाहे इसको सर्च करें गूगल के ऊपर, जुबली कॉर्पोरेशन, यू विल गेट टू नो कितनी अच्छी और कितनी बड़ी कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब वो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन किया। उसने कहा कि अहमद मलिक साहब से कहते हैं हाउ अबाउट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। वो पूछ रहे थे कि ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन के लोग कहाँ जाते हैं, उनकी जॉब कहाँ लगती है। तो देखो, जो ऑटोमेशन के लोग हैं ना, वो जाते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास, जो कि ऑटोमेशन का काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सिस्टम इंटीग्रेटर सबसे टॉप पे जो है ना, दैट इज एवेंसियन, इंटेक, ये दो कंपनी है जहाँ पे तला वकार भी काम करता है, हमारे साथ वो मौजूद है। तला वकार बीच में किसी सेशन, कोई एक सेशन तला वकार लेगा और तला वकार आप लोगों को बताएगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो जॉब सिलेक्शन है बच्चों की वो कैसे होती है। तला वकार इब्राहिम फाइबर्स में भी उसने इंटरव्यू दिया, उसने एवेंसियन में भी दिया।
तला वकार का कहना ये है कि बड़ी कंपनियों के अंदर जो हायरिंग है वो टेक्निकल इज ओनली 20%, 80% इज योर टीम वर्क एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो एक सेशन तला वकार साहब लेंगे, हो सकता है अगला या उससे अगला, जिसके अंदर तला वकार साहब आपको ये बताएंगे कि आपने जॉब हंटिंग या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि जितने भी नर्ड्स होते हैं ना, ये जिनको ये गरूर होता है कि जी हमारी 4 जीपीए या हमारी 3.9 जीपीए, मोस्टली कंपनीज जो कि अब अच्छी कंपनीज है वो जीपीए की बेसिस पे हायरिंग ही नहीं करती। वो कहते हैं कि जी हमें रट्टाफिकेशन वाली मशीनें नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी जीपीए 3.9 या 4 है और एज अ पर्सन आप इंतहाई पथेटिक किस्म के इंसान है कि आप दूसरे को compete करते हैं, पता है ये इतने हाई जीपीए होल्डर्स को जॉब बहुत सारी कंपनीज क्यों नहीं देती, क्यों उन्होंने क्राइटेरिया अपना चेंज किया है? उसकी वजह ये है कि ये जितने भी ये 4 जीपीए होल्डर्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपनी जिंदगी में यही समझता था कि मेरी जीपीए बहुत अच्छी है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था और मुझे ऐसा लगता था कि निकलते ही मेरे घर के दरवाजे के ऊपर कंपनियों की गाड़ियां खड़ी होंगी कि आ जाए जॉब आपको देने, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये था कि मुझे, क्योंकि मेरी जीपीए बहुत ज्यादा थी और मुझे हमेशा ये शौक था कि मेरी जीपीए कम नहीं हो, तो इस वजह से मैं लोगों को compete करता था, ठीक है। हर किसी अपनी, अगर मिसाल के तौर पे मैंने कोई टीम अपनी बनाई है ना, मुझे गलती से उन्होंने, एक कंपनी ने मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने जो है वो सिलेक्ट किया, तो वहां पे मैंने किया क्या, ये मैं अपने करियर के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये आपकी टीम है, ये आपने अपनी टीम को लेके आगे बढ़ना है। मैंने कहा भाड़ में गई टीम, किसी को काम नहीं करने दूंगा, सिर्फ मैं करूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो जीपीए होल्डर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा, उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक दूसरे को compete कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनकी जीपीए थोड़ी सी कम होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डेस्कॉन का ये क्राइटेरिया तो फर्क नहीं पड़ता ना, डेस्कॉन को 3.5 जीपीए वाले लोग इसलिए भी चाहिए कि उनके पास जॉब्स बहुत कम है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जो है वो स्क्रीन आउट करे। और बाय द वे, डेस्कॉन जो कंपनी है ना उसके अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। डेस्कॉन का अगर किसी को जाने का बहुत बड़ा शौक है ना, तो 2-3 साल में जो है ना तबीयत साफ हो जाएगी, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। सो आप डेस्कॉन को ना फोकस करें, आप एवेंसियन को फोकस करें, आप इंटेक प्रोसेस को करें, आप एंग्रो को करें, आप यूनिलीवर को करें, आप पीएनजी को करें, आप इब्राहिम फाइबर्स को करें, आप इस तरह की कंपनीज को करें जिसके अंदर जीपीए क्राइटेरिया नहीं होती। किसी भी इंसान को जस्टिफाई करने के लिए जीपीए क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, ठीक है। जीपीए क्राइटेरिया वो कंपनीज डालती है जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रट्टाफिकेशन वाले लोग चाहिए होते हैं, जिनको ये चाहिए होता है कि यार डिग्री, जिनके पास कोई अच्छी पोजीशन है वो आ जाए। मैं इस चीज को अपने एक्सपीरियंस, अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि एक लो जीपीए वाला बच्चा भी अच्छी जीपीए वाले बच्चे से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है, ठीक है। तो ये जो कंपनीज है ना, तला वकार आपको बताएंगे कि इन कंपनीज के अंदर हायरिंग किस तरह से होती है और उनके अंदर जो है वो आपको कौन सी स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बच्चों हैंड्स रेज ना करें, आप लोग जो है वो इसके अंदर चैट में क्वेश्चन लिख लें। तला वकार कह रहा है कि उसकी जीपीए कितनी थी, मुझे भी नहीं पता कितनी है। और जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑफिस में जिमको जिमको वालों के पास एक लड़की आई, राबिया अयूब नाम था उसका, ठीक है। आप अभी जाके अगर लिखेंगे RABIAAYOB, राबिया अयूब नाम था उसका, ठीक है। ये लड़की हमारे पास जब आई तो ये एनईडी से पास आउट हुई थी और 1-1.5 साल से इसको जॉब नहीं मिल रही थी। ये आई किसी के थ्रू इसने अप्लाई किया, मैंने इसका इंटरव्यू लिया। ये लड़की रहती थी गुलशन हदीद, कराची से, तकरीबन कराची के अंदर ही है लेकिन ये बहुत दूर है, पोर्ट कासिम से भी आगे है। तो हमने इसको कहा कि यार आप इतनी दूर से कैसे आएंगी, इसने कहा सर मैं आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है और मैनेज हो जाएगा, ये वो ठीक है, रख लिया इसको। शी ज्वाइंड एज अ सप्लाई चेन इंजीनियर, ठीक है। 2 महीने इसने जॉब की हमारे पास हार्डली, उसके बाद इसकी जॉब लग गई गेट्स फार्मा में, विच इज अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ कोर्स, और उसमें भी इसको इसी तरह सप्लाई चेन इंजीनियर लिया गया। तो जिस दिन इसकी फेयरवेल थी और शी गेव अस अ पार्टी, तो मैंने उस दिन ऐसी ऐसी इसी तरह बात हुई थी, तो मैंने कहा यार तुम्हारी जीपीए कितनी थी? शी सेड टू मी सर 2.2।
एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि यार एक 2.2 जीपीए वाली लड़की एक मल्टीनेशनल में चली गई 2 महीने के एक्सपीरियंस से, राइट? सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी लोगों को जीपीए की बेसिस के ऊपर इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया ये होगा तो दुनिया, पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। जीपीए होल्डर्स क्यों? दुनिया के सारे गधे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। ये वही नमक हराम लोग हैं जिन्होंने काम नहीं करना, राइट? तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग जाते हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना होता, ठीक है? पहली जॉब के लिए, हाँ सही कह रहे हैं तला सिद्दीकी, पहली जॉब के लिए आपकी शायद जीपीए मैटर करती हो, लेकिन आपकी पहली जॉब लग गई, अब आपसे जीपीए कोई नहीं पूछेगा, बस दैट्स इट। पहली जॉब में शायद कोई आपसे जीपीए पूछे और उसके बाद कोई जीपीए आपकी पूछता भी नहीं है। मुझसे जिंदगी में आज तक किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, मेरी तो ख्वाहिश रहेगी कि मैं जाके शोखिया मारूं कि यार मेरी इतनी जीपीए थी, किसी ने जिंदगी में आज तक नहीं पूछा जीपीए कितनी है। तो क्या फायदा है ऐसी जीपीए लेने का, राइट? तो देयर इज नो एडवांटेज। आप फोकस करें अपनी बाकी चीजों में, अपनी दूसरी स्किल्स के ऊपर जो अदर देन जीपीए आजकल काउंट होती हैं। एनीवे, अच्छा बच्चों ये देखो, ये एक स्लाइड है जिसको मैंने सम अप किया है, इसको समझें। ये एक तरफ एक बच्चा जो ग्रेजुएट हुआ, दूसरी तरफ एक बच्ची है। सो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कहाँ कहाँ है, ठीक है? अब चाहे ये सारे डिसिप्लिन मैंने ऊपर लिख दिए। इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो ऑटोमेशन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा सकते हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, मॉल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सारी जगहों पे जा सकते हैं। बच्चियां जो है वो प्रपोजल इंजीनियर भी जा सकती हैं, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर भी जा सकती हैं, स्काडा इंजीनियर। मैकेनिकल वाले बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन साइड पे जाते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस साइड पे जाते हैं, एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जाते हैं, सर्विसेज इंजीनियर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर जाते हैं। ये डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में मिलती हैं। आगे आते हैं। अब ये जो स्लाइड है इसको जरा देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको समझें। ये मैंने इसलिए किया है ऐसा कि टेलीकॉम और आईटी के लोगों को मैंने साथ ही मिक्स कर दिया है, ठीक है? आप अगर ये स्लाइड देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि देयर आर कंपनीज जो कि किसी दौर में ना पाकिस्तान में टेलीकॉम इंजीनियरिंग का बड़ा बूम था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में टावर्स बड़े लग रहे थे और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी टेलीकॉम में जा रहे थे। आज टेलीकॉम इंजीनियर्स की जीरो डिमांड है इन कंपनीज के अंदर, नोकिया, टेलीनॉर, कहीं भी टेलीकॉम इंजीनियर नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सारी खत्म हो गई है, ठीक है? तो फिर टेलीकॉम इंजीनियर्स कहाँ जाए भाई? टेलीकॉम इंजीनियर्स हर उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जाते हैं, ऑटोमेशन वाले जाते हैं। टेलीकॉम इंजीनियर्स वाले बहुत ज्यादा नेटवर्किंग साइड पे भी जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज किए होते हैं। सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर तो उनका शिफ्ट होना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ जा सकते हैं? उनकी तो ऐसी फील्ड है जो कि खत्म ही कोई कभी भी नहीं होती, इतनी बड़ी फील्ड है उनकी, ठीक है? सो आप अगर देखिए तो जो क्लाउड इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वेब डेवलपर हैं, ईआरपी मैनेजर्स हैं, ये डिफरेंट कंपनीज में होते हैं। फिर उसके बाद इसको अगर हार्डवेयर की साइड पे थोड़ा सा लेके आए तो आईओटी, ऐप और डेटाबेस इंजीनियर। और अब जो आइंदा आगे वाला जो दौर है जिसके अंदर ये सारी की सारी फील्ड्स कंबाइन होंगी, वो डिजिटलाइजेशन है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है आपकी। बट मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको लोकल इंडस्ट्री में जाना है ना, तो वहां पे आपको एआई की कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो काम करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे आपको आईओटी पे डेटा उठा के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। एआई आपकी पाइथन पे इतनी ज्यादा उस तरह से नहीं लगेगी, राइट? लेकिन जो प्योर सॉफ्टवेयर के लोग हैं ना, उन्हें जहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशंस बनानी है या जहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने, वहां पे उनको यूज आएगा कोडिंग का उस तरह से। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, उनको कोडिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उन्हें ये जरूरत ये पड़ेगी, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये चीजें चलती कैसे, बस उन्हें इस हद तक पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है जी? अच्छा, अब ये स्लाइड जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको जरा समझें, ठीक है? और उसके बाद हम जो है वो इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि
1 बजे मेरी प्रोबेबली लाइट चली जाएगी एंड आई वांट कि उससे पहले जो हमने आज मैंने वीडियो आपको भेजी थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले और नेक्स्ट टाइम फिर हम उस वीडियो से आगे के सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्लाइड बहुत जरूरी थी आपको समझाना, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आए, क्योंकि आप सारे बच्चे हर वक्त यही परेशान रहते हैं कि जी जॉब्स हमें कहाँ मिलेंगी। ठीक है, और इस किस्म के सेशंस कभी भी यूनिवर्सिटी में होते नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर पाती है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ये स्लाइड क्या समझ में आती है आपको? बच्चों क्या कह रही है ये, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा मुझे बताओ, गाइड कर, बता सकते हो क्या कह रही है ये स्लाइड? सर फॉर एग्जांपल आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे सामने मल्टीपल फील्ड्स हैं। ठीक है, अब एक डिज़ाइन इंजीनियर की फील्ड है मेरे पास, देन फिर मैं एम्बेडेड सिस्टम्स वाली साइड पे जा सकता हूँ, ऑटोमेशन इंजीनियर, यानी इंडस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर ली। अब फॉर एग्जांपल मैंने एम्बेडेड की इंडस्ट्री सेलेक्ट की। अब यहाँ पर मल्टीपल, मैं फैसलाबाद से हूँ, तो हमारे हैं एपटेक वगैरह सॉफ्टवेयर हाउसेस, दे डेवलप एम्बेडेड सिस्टम्स, तो मैं उधर सिलेक्शन करूँगा। उधर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि जी मैं यानी ये यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर अब मैं लिंक्डइन पे जाऊँगा, उस सॉफ्टवेयर हाउस से क्या मैं अपने प्रोफाइल सर्च करूँगा। ऑब्वियसली वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी या कुछ हमारे जानने वाले ग्रेजुएट्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उन्हें अप्रोच करेंगे, देन डिटेल्स वगैरह लेंगे। मैंने लास्ट शीट्स बनाए कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि यार इस बच्चे को टीम लीड होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। वो ऐसे किया कि लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपसे जब फीडबैक फॉर्म शेयर किया था, मैंने कहा था अपनी डिटेल्ड फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो जिन बच्चों ने डिटेल्ड फीडबैक शेयर की और उनकी फीडबैक में मुझे ये फील हुआ कि इस बच्चे को इस सेशन में ये चीज समझ में आई और इसको क्यों ये सेशन पसंद आया, उसने प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस किया और बड़ी हम्बल फीडबैक जिन बच्चों की थी उनको मैंने को टीम लीड बनाया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिस चीज से मैंने मना किया था कि ये काम नहीं करना, सेशन हाउ वाज द सेशन, डिटेल्ड फीडबैक इज रिक्वायर्ड, वो आगे लिख रहे गुड, इम्प्रेसिव, ऑसम। नो 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 भाई, ये नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की फीडबैक डिटेल में चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसको फिल कीजिए। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ये फिर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ये बंद भी हो जाता है, फिर मुझे कोई मैसेज नहीं करे कि जी मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। ठीक है, इस पर 300 के करीब बच्चे, जैसे ही 300 फॉर्म्स फिल होंगे मैं ये फॉर्म बंद कर दूंगा। फिर आपने अगर नहीं फिल किया हुआ तो फिर आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होगी, फिर आप लोगों के लिए इशू बनेगा। ठीक है, सो अपनी चैट, ये जो ग्रुप चैट है इसके अंदर जो है वो आपको फॉर्म मैंने सेंड कर दिया है, इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें। अब आते हैं इस स्लाइड के ऊपर। भाई देखो बच्चों, इवेंचुअली आप सब ने पास आउट होना है। ठीक है, तो आज से अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करें। सबसे पहले इंडस्ट्री सेलेक्ट करें, जैसे मैंने ऊपर दूसरी स्लाइड में बताया था कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर फर्दर डिग ऑन करें कंपनीज को कि किस कंपनीज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उनको अप्रोच कैसे करना है और फॉलोअप कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ये आपको करना है। ठीक है, ये जॉब हंटिंग जो है ना ये आपने खुद करनी है, ये कंपनीज की आइडेंटिफिकेशन आपने खुद करनी है, क्योंकि ये मैं नहीं आपकी जगह पे कर सकूंगा। राइट? ठीक है जी, नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो जो कि मैंने शेयर की थी ग्रुप के ऊपर, जो कि पावर जनरेशन से रिलेटेड थी। और उसके ऊपर किसी एक बच्चे ने, मुझे उसका नाम नहीं याद, अब अगर वो बच्चा यहाँ मौजूद है तो प्लीज अपना नाम बता दे कि क्या उसका नाम है। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट हिम कि उसने एक नई चीज की, और हमेशा नए काम करने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मशअल हुसैन बात करूँ, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सर वो मैंने एडिट किया था, मतलब वो हाँ स्क्रीनशॉट्स ओके लेके। ओके ओके, ठीक है, गुड वर्क भाई, आपने एक बहुत अच्छा काम किया था। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं उसको ढूंढ, हाँ ये पावर जनरेशन, ओके थैंक यू सर। यस, मुझे मिल गई वो स्लाइड।
और मैं अच्छा, तो ये आपने कैसे किया था? मैंने उसका उस ग्रुप पे क्वेश्चन भी किया था कि हाउ डिड यू डू दैट? सर सिंपली वो एसएस लिए हैं, इसको फिर वर्ड में ओके, डाल दिए, मतलब ये जो अच्छा अच्छा एसएस अच्छा थे अच्छा। फिर उधर अब से मुझे हाँ। अगली बात ये बताओ कि थैंक यू वेरी मच, आपने स्क्रीनशॉट लिए और सारी कुछ किया, ये इनिशिएटिव आपने लिया क्यों? मतलब व्हाई यू डिड दिस? किसी ने आपसे कहा भी नहीं था ये काम करने को, तो आपने खुद से ये काम कैसे और क्यों किया? चलो कैसे तो आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच, खुद से आपने ये काम क्यों किया? सर बाज़ औक़ात हम वीडियो देख लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हमारे पास मतलब वो मेमोरी में सेव नहीं होता, तो हम बार-बार वीडियो देख नहीं सकते। तो जो हमने एक दफ़ा देखा होता है फिर उसको हम मतलब जिस अंदाज़ में देखा होता है, तो जब हम पीडीएफ मतलब उसमें किया होता है या रिटन फॉर्म में लिखा होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास ईज़ी होता है कि हम एक ही दफ़ा व्यू करके तो हमें जो हमने देखा होता है मतलब कई दिनों से पहले या मतलब मंथ पहले, तो वो हमें रिकॉल हो जाता है कि हाँ चीज़ हमने ये देखी थी। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास मतलब आ जाती है, वापस रिकॉल हो जाता है। सर आपकी वॉइस कट रही है। हाँ जी, सॉरी, मैंने जैसा आपको कहा था कि 1 बजे हमारी लाइट चली जाती है, सो वो लाइट हैज़ गॉन, ठीक है? तो मैंने जो है वो रिमोट कनेक्शन लिया है, किसी वक़्त ये बंद हो सकता है, सो इसको जल्दी से हम करते हैं। भई बच्चों, बात ये है कि ये एक हमारे दोस्त हैं, मशल नाम है इनका, और ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं। देखो बच्चों, मैंने ये वीडियो सबसे शेयर की थी, लेकिन ही इज़ द वन जिसने सबके लिए एक काम ये किया कि इसने उसको एडिट करके बड़ी मेहनत करके स्क्रीनशॉट लिए और लेके ग्रुप पे सेंड कर दी। मैंने ये नहीं कहा था इससे करने को, ये इसने खुद से किया है, ठीक है? तो ज़िंदगी में हमेशा इनिशिएटिव लेना सीखें। इवेंचुअली कहीं न कहीं आपको उसकी जो है वो कॉम्पेंसेशन और एप्रिसिएशन ज़रूर मिलती है, ठीक है? सो वन्स अगेन भाई मशल साहब, थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों ज़रा इसको समझ लेते हैं और फिर हम अपने सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आई वांट यू के थोड़ा-सा आप चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब भी करना शुरू करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो कि आप लोगों ने पहले नहीं सीखी थी। सो इसको आपको एब्ज़ॉर्ब भी करना है। आई होप आप सबको ये पीडीएफ नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। क्योंकि मेरी असम्पशन ये है कि आप सब के सब ये वीडियो देख चुके होंगे और ये वीडियो भी आप लोगों के पास ही है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो जिसके साथ उसकी उसकी सॉरी? ठीक है, तो उसके साथ उसकी मदर होती है और वो उसको बताता है, बच्चे का सवाल ये होता है, तो वो बताती है उसके अंदर कि जी घर पे बिजली इस तरह से आती है कि सबसे पहले जो पावर है वो जनरेटिंग प्लांट्स जितने भी है ना, वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है? अब वो जो जनरेशन प्लांट्स हैं उसके 3-4 सोर्सेज होते हैं जहां से ये बिजली हमारे पास आ रही होती है। और वो जनरेशन की सोर्सेज क्या क्या होती हैं जी? नंबर 1 थर्मल हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं, टर्बाइन्स हो सकती हैं, जनरेटर्स हो सकते हैं, सोलर हो सकते हैं। उसने 4-5 उसको सोर्सेज बताए हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ देखें तो ये वो टर्बाइन्स हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे आपको लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इन टर्बाइन से आगे जो है वो बिजली प्रोड्यूस होगी, ठीक है? उसके बाद ये टर्बाइन से जब बिजली प्रोड्यूस होती है तो ये आपको रोटर्स नजर आ रहे हैं जो कि रोटेटरी पार्ट है, ठीक है? यहाँ से बिजली जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद आगे फिर ट्रांसमिट होती है इंडस्ट्री की तरफ। अब ट्रांसमिट होती है, कैसे होती है जी? वो ऑब्वियसली देर आर सर्टेन वोल्टेजेस जो स्टेप अप स्टेप डाउन होती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। ये सारी डिटेल हम आगे अभी जाके हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि जी हाई वोल्टेज होती है, फिर लो वोल्टेज होती है। जब हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो करंट कम कर देते हैं, लो वोल्टेज की बात करते हैं तो करंट बढ़ा देते हैं, वोल्टेज कम करते हैं। सो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक ट्रांसमिशन चल रही होती है। और जब ये ट्रांसमिशन होती है तो ये डिफरेंट जगहों से होती हुई आती है, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स दिखाए
और पूरे ग्रिड सिस्टम्स दिखाए कि जी 1.3 केवी की जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप कर रहे होते हैं, वोल्टेजेस को स्टेप डाउन कर रहे होते हैं। और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, यू विल रियली हैव फन। ठीक है, अगले सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं भाई? अगले सेशन में हम ये करने जा रहे हैं कि पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ये अगला जो सेशन है वो किसी तरीके से यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो जाए। अगर तो हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे दोबारा वीडियो शेयर कर दूंगा, और जो मैंने अगले सेशन में आपको पढ़ाना है इसी तरह से उसकी जो वीडियो आपके पास पहले होगी, और फिर मैं अपनी स्लाइड्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा ताकि आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी, हैविंग सेड दैट बच्चों जी। सर मेरा नाम जुनैद सत्ती है। सर कुछ स्टूडेंट मसले होते ज्वाइनिंग नहीं हो पाए थे उनकी। आपकी तो हो गई ना भाई? जी सर। ठीक है, जिनकी नहीं हो पाई उनको हम देखेंगे। अच्छा जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो स्लाइड्स की। स्लाइड्स कोई मसला नहीं है, स्लाइड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों की लर्निंग है, वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, मेक श्योर कि जो अटेंडेंस फॉर्म है उसको आप फिल कर दें और टीम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगली ग्रुप एक्टिविटी आपको पता चल जाएगी क्या है। आप सब ने अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल्स है उनको ठीक करना है, और जितना भी आज हमने पढ़ा है उसके स्क्रीनशॉट्स की फीडबैक आपने लिंक्डइन पे शेयर करनी है कि जी आज के सेशन में आपने क्या सीखा, कैसा रहा, ताकि लिंक्डइन की दुनिया को पता चले कि आपने इंटर्नशिप में ये सब सीखा है, और ये आपकी फॉर लाइफ सेव हो जाती है चीजें। लिंक्डइन को बहुत सीरियस लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है।